Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students. I am again with a very beautiful session जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको टाइटल में दिख रहा है, मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं कि जो गेट 2025 जिसको आईआईटी रुड़की कंडक्ट करने वाला है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसमें आपको क्या एक्सपेक्टेड लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड एनालॉग सर्किट में वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ईडीसी एनालॉग को प्रॉपर अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए प्रॉपरली कैसे प्रिपेयर करें हम ईडीसी एनालॉग को। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने भी जो क्वेरी किया था कि सर इस बार जैसे कि आईआईटी रुड़की बना रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और स्पेशली एनालॉग सर्किट की बात करें तो उसके क्वेश्चंस और पेपर अगर हम देखें तो बहुत अच्छे लेवल के आ रहे होते हैं। तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं वही सेशन लेकर आया हूं जिससे आपके लिए एक हेल्प हो सके, आपको एक एक्सपीरियंस गाइडेंस मिल सके कि आईआईटी रुड़की की क्या सोच रहती है। तो और अगर इस सोच को हमें जानना है तो मैं इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं जो उसने प्रीवियसली जो पेपर बनाए आईआईटी रुड़की ने। तो जैसा कि पता है आपको कि आईआईटी रुड़की ने 2009 में गेट कंडक्ट कराया था, ऑर्गेनाइज किया था, पेपर सेट किया था, हम ऐसा बोल सकते हैं। एंड 2017 में अगेन आईआईटी रुड़की ने सेट किया था। तो हमारे पास आईआईटी रुड़की के बारे में जानने के लिए, आईआईटी रुड़की के पेपर के पैटर्न के बारे में जानने के लिए दो पेपर अवेलेबल है हमारे, 2009 एंड 2017, 2009 एंड 2017। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एनालॉग सर्किट का वही पेपर्स लेकर आया हूं जिसमें आपको यह बताऊंगा मैं कि उस पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से पूछे गए थे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, साथ ही बताऊंगा उनकी मार्किंग कितनी थी, कितने मार्क्स का था। और फिर हम एनालाइज करेंगे कि हमें अगर आईआईटी रुड़की का अभी वाला जो पेपर देना है गेट 2025 जो आने वाला है आप लोगों के लिए, और आप अगर उसको टारगेट कर रहे हैं तो उसको जब पेपर में आप अपियर होगे, टारगेट करोगे, तो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए जिसकी वजह से आप उस एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो इस सेशन में मैं यही लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं इतने ब्यूटीफुल सेशन को आपको इतने हार्ड वर्क से बना के लेकर आया हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, श्रमम विना किमपि साध्यम, ये हमारे आईआईटी रुड़की का या मेरे आईआईटी रुड़की का, मैं मेरा इसलिए बोलता हूं बिकॉज आई बिलोंग्स टू आईआईटी रुड़की। और ये जो मेन बिल्डिंग है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, ये मेरे मतलब इसको देख के ही मतलब अच्छा फील होता है, क्योंकि जब मैं पहली बार आईआईटी रुड़की पहुंचा था तो मैंने सबसे पहले यहां खड़े होके कहीं पर, यहां इधर की साइड, और मुझे याद है मेरा ग्रे कलर का एक लोवर था, बहुत ढीला सा बिल्कुल एकदम, और एक ब्लैक या ब्लू कलर की एक टी शर्ट थी, उसमें बिल्कुल पतला सा कामिज सर आपके यहां पर खड़े हुए थे। तो इसलिए मैं बात करने वाला हूं कि श्रम बिना न किमपि साध्यम, मतलब बिना हार्ड वर्क के कोई भी चीज अचीव नहीं की जा सकती। तो सेम वे में जो हमने हार्ड वर्क किया, हम यहां तक पहुंचे और ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए लाइक करना तो बनता ही है सेशन को, सब्सक्राइब तो चैनल को आपने कर ही लिया होगा, और शेयर जरूर करें क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने वाला है। नो डाउट मुझे पता है अच्छी डेट में आप लोग शेयर करने से बचते हैं, बिकॉज आपको लगता है कहीं हमारा कॉम्पिटिटर आगे ना निकल जाए, लेकिन इस सोच से बाहर निकल जाओ, हेल्प करो लोगों की, क्योंकि वो सब आपके ही भाई बहन है। आप लोगों की हेल्प करोगे तो आपको भी हेल्प मिलने वाली है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगेन मैं देखूं तो श्रमम बिना न किमपि साध्यम, ये एक आपका स्लोगन है आपका आईआईटी रुड़की का। आईआईटी रुड़की के लोगों में आप देखोगे तो अंदर ये लिखा रहता है श्रमम बिना न किमपि साध्यम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अब आप देखते हैं कि गेट में आईआईटी रुड़की ने 2009 में पेपर बनाया था और 2017 में बनाया था। 2017 में आपके दो सेशन में गेट का पेपर हुआ था इसी ब्रांच के लिए, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो दो सेशन में होते थे, एक आफ्टरनून सेशन होता था आपका और एक मॉर्निंग सेशन होता था, तो दो सेशन में हुआ। तो गेट 2009 की बात करें तो उसमें ईडीसी मार्किंग था वो 8 मार्क्स था। आप सोचेंगे 2009-10 का जो आसपास का टाइम था, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वेटेज बहुत कम आया करता था, लेकिन उस टाइम पर भी आईआईटी रुड़की ने 8 मार्क्स का ईडीसी पहुंचा है। इसका मतलब आईआईटी रुड़की के लिए ईडीसी कितना दिल के करीब है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इस बार भी ईडीसी में अच्छा खासा वेटेज आने वाला है। फिर हम 2017 एंड 2017 के सेशन 1 सेशन 2 की बात करें, 9 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का रेस्पेक्टिवली आपका क्या आया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आया था। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 9 टू 10 मार्क्स आपसे पूछ सकते हैं। और अभी एट प्रेजेंट आपके जितने भी गेट पेपर हुए हैं जो अलग अलग आईआईटीज ने और आईएससी ने कंडक्ट कराए, उसमें आप ईडीसी का वेटेज देखेंगे तो काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो आप ये मान के चले कि ईडीसी 8 नंबर से तो ज्यादा का आएगा, 8 मार्क्स से ऊपर आएगा ही। अब बात करते हैं अगर हम एनालॉग सर्किट की, तो 2009 में एनालॉग सर्किट 12 मार्क्स का पूछा था और 2017 के सेशन 1 सेकंड सेशन सेकंड में
11 मार्क्स और 12 मार्क्स का रिस्पेक्टिवली पूछा गया था। मतलब आईआईटी रुड़की ईडीसी एनालॉग से बहुत प्यार करता है। अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूं तो 20 मार्क्स का 2009 में पूछा गया ईडीसी एनालॉग ईसी ब्रांच के लिए, और 2017 के दोनों सेशन की बात करूं तो 20 मार्क्स एंड 22 मार्क्स का रिस्पेक्टिवली पूछा गया। मतलब ऑन एन एवरेज ईडीसी प्लस एनालॉग आपको 20 मार्क्स का तो आने ही वाला है, 20 मार्क्स प्लस ही आएगा। इसका मतलब इन दो सब्जेक्ट से आप पंगा नहीं ले सकते, इनको आपको वर्क से करना पड़ेगा, और ये सब्जेक्ट आपको हर तरीके से हेल्प करते हैं आपकी आगे की लाइफ में। अब अच्छे से करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए 50 किताब पढ़ लो अगर किसी चीज का वेटेज ज्यादा है। अच्छे से करने का मतलब है नोट्स को अच्छे से पढ़ना, सारे कॉन्सेप्ट को, अपने जितने पर क्वेश्चंस अब तक पूछे गए उन सबको प्रॉपर्ली क्लैरिफाई करके चलना। बिकॉज कोई भी एग्जाम होता है, गेट एंड एनी एग्जाम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य बच्चों को एग्जाम में उल्टियां कराना नहीं है, परेशान करना नहीं है। उद्देश्य है अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन करना, एटलीस्ट उनके फंडामेंटल क्लियर हो। और फंडामेंटल का मतलब ही होता है जो चीज नोन हो इस दुनिया को उसी पर ही क्वेश्चन बनाना, एक पैटर्न के ऊपर रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले गेट 2009 के ईडीसी के पेपर की। अपन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कराने वाला, मैं बताने वाला हूं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन किस टॉपिक से आया और कैसे कैसे हल्के से उसको अप्रोच करते हैं या कहां से, थोड़ा बहुत जिससे आपको कनेक्टिविटी फील हो। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो 2009 के टाइम पर ईडीसी का लेवल उतना टफ नहीं आया करता था, उतना नहीं हुआ करता जितना आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आता है। तो पहला ही क्वेश्चन देख रहा है, इन एन एन टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द which can have the concentration equal to 4 into 10 power 19। तो 4 into 10 power 19 पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो सकता है? सिलिकॉन एटम हो सकते हैं, होल्स कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन था आपका। मेरा यहाँ उद्देश्य आंसर बताना नहीं है, ये 1 मार्क्स का था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि क्या होगा उसमें। एन टाइप है, माइनॉरिटी कैरियर होल्स तो बहुत कम होंगे, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, डोपिंग क्योंकि किसी भी रैंक हो सकती है। ठीक है, तो आंसर सी था इसका। ठीक है, चलो। द रेशियो ऑफ मोबिलिटी टू द डिफिजन कोफिशिएंट, मोबिलिटी और डिफिजन कोफिशिएंट का रेशियो, आइंस्टीन रिलेशनशिप से क्वेश्चन आया। मतलब सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन आए, वो भी बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल लड्डू 12th क्लास के लेवल के। ठीक है, नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनल कंडीशन इनसाइड द एन चैनल मॉसफेट। फिर सीधा मॉसफेट का क्वेश्चन दिख रहा है इसको। इंटरनल कंडीशन क्या पूछी थी उसने? 2 स्टेटमेंट थे, कन्वर्जन चार्ज डिक्रीज करता है सोर्स टू ड्रेन के ड्रेन टू सोर्स, ये पता होना चाहिए आपको। चैनल पोटेंशियल इंक्रीज करता है सोर्स टू ड्रेन की ड्रेन टू सोर्स, इस टाइप का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको आंसर करेक्ट निकालने थे। ये था पहला क्वेश्चन, 1 मार्क्स 1 मार्क्स, और ये 2 मार्क्स 2 मार्क्स का था। ये 3 क्वेश्चन दिए तो आपको समझ में आ गया, सेमीकंडक्टर से आया, मॉसफेट से आया। तीसरा क्वेश्चन आपका पीएन जंक्शन डायोड से था, जिसमें आपको बिल्ट इन पोटेंशियल पूछा गया था, वैल्यूज ऑफ एन एंड डी गिवन थी आपकी, और पीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई थी जो आपकी जंक्शन में पाई जाती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया था। ये दोनों क्वेश्चन मिला के 4 नंबर के हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पर आपके कॉमन डेटा क्वेश्चन आया करते थे, और कॉमन डेटा का मतलब होता था कि डेटा दे दिया कॉमन, उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन दे दिए, और उसका रूल हुआ करता था अगर पहला क्वेश्चन सही है तभी दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता था कि अगर आपका दूसरा सही है और पहला गलत है और दूसरे की वजह से आपको मार्क्स मिल जाए, नहीं मिलेंगे, ऐसा हुआ करता था। ठीक है, फॉरगेट अबाउट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 2 मार्क्स के ये हो गए। एंड देन आपका, अब मैं आगे बात करने वाला हूं 17 की। तो आप अगर 2009 की बात करें तो कहां कहां से क्वेश्चन आ गया सर? पीएन जंक्शन डायोड से आ गया क्वेश्चन। ये टॉपिक है आपका बेटा कौन? पीएन जंक्शन डायोड। अगर मैं यहां पे बोलूं तो ये पीएन जंक्शन से क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन। इधर बात करें अपन तो कहां से आया भैया? मॉसफेट से, मॉसफेट। और यहां पर ये दोनों क्वेश्चन किससे हो गए? सेमीकंडक्टर थे। तो सेमीकंडक्टर, मॉसफेट एंड डायोड, तीनों से मिलाकर 2009 में क्वेश्चन पूछे गए। हमको सबसे बढ़िया आइडिया देगा लेटेस्ट 2017 का पेपर, और साथ में हमारे अदर जो पेपर हम लगा रहे होते हैं, रिसेंटली चल रहे होते हैं, उसी के हिसाब से मोस्टली चल रहा होता है। लेकिन हमें एक फ्लेवर मिल जाता है हमें किसी भी आईआईटी का कि उसकी सोच क्या है और किस लेवल तक वो क्वेश्चन को ले जा सकते। अब बात करते हैं गेट 2017 की। गेट 2017 का सेशन बनता है, उसमें ईडीसी का पहला ही क्वेश्चन देखो। अब देखो, अब आने वाली है बेहतरीन बातें कि इस सेशन का उद्देश्य क्या है, कैसे मैं बताऊंगा कि आईआईटी रुड़की का क्या सोच है। आपको बहुत इनसाइड बात मिलने वाली है, केवल क्वेश्चन और मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको बहुत गहराई की बात मिलने वाली है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं हम कि 2017 में जो पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, अ बार ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, और गैलियम आर्सेनाइड को अगर आपको एन टाइप और पी टाइप बनाना है तो उसमें डोपिंग किसकी करोगे आप? अब बेटा बताओ, ये क्वेश्चन भले ही अब आपको सिंपल लगता हो, लेकिन 2017 में जब पहली बार आया था उस टाइम पर तो सबके तोते उड़ गए होंगे, बच्चा नहीं कर पाया होगा। वाई सो?
क्यों नहीं कर पाया होगा, डिफिकल्टी क्यों फील हुई होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि 2017 से पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था। ईडीसी में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गैलियम आर्सेनाइड की डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था। तो एक तरीके से बच्चे के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये क्वेश्चन नया सा हो गया था। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वन ऑफ द ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि जिसमें हम बोल नहीं सकते कि कुछ ऐसी चीज पूछ ली जाए जो हम पर शायद ना बने। ठीक है ना। एनालॉग सर्किट हुआ, नेटवर्क हुआ, कंट्रोल रिलेटिवली सिंपल पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन ज्यादातर आपको दिख रहे होते हैं जो पहले आ चुके होते हैं, वही वैरायटी का होता है, वही चीज होती है, ज्यादा कुछ नया नहीं होता है। तो इसकी स्पेशलिटी ये देखिए आपको कि इसने अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पहला ही ये आपको देखने को मिल गया, जो शायद बच्चों को बाउंस मार जाता कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की डोपिंग पढ़ के आए हैं, गैलियम आर्सेनाइड की पढ़ी ही नहीं है। तो ये होता है बिल्कुल एकदम बच्चे के साथ हो जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है N+N जंक्शन डायोड का। फिर मैं बताऊंगा कि आईटी रोड की खेल कहां पर आए। अब N+N जंक्शन का ये क्वेश्चन पूछा था, और इसमें भी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन सर्किट पोटेंशियल, बिल्ट पोटेंशियल पूछा था। और जैसे ही सॉल्व करने के लिए बच्चा V0 इक्वल टू VT ln ऑफ Na इंटू ND अपॉन Ni स्क्वायर लगाता है इस क्वेश्चन में, तुरंत उसका आंसर गलत आ जाता था। इससे वो आंसर निकाल देता था और ये उसका गलत हो जाता था। सीधा माइनस मार्किंग, मतलब क्यों, उसने कुछ नया दे दिया, N+N सिलिकॉन डिवाइस। और N+N सिलिकॉन डिवाइस जब उसने दिया तो ये पीएन जंक्शन नहीं था, ये एक नया मतलब आपका सेमीकंडक्टर कांटेक्ट हो गया N+ और N के बीच में, जिसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, जिसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, जो कि मैं क्लास में आपको बताता हूं। ठीक है। तो इससे क्या क्या सीखने को क्या मिला कि आईटी रुड़की ने N+N पर क्वेश्चन दे दिया, मतलब उसने कुछ आपसे गलती कराने की कोशिश की। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जिसका आपको क्लू ना हो, क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें आप ट्रैप कर जाएं, आप मिसअंडरस्टूड कर जाएं, आप कुछ और समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर दें और आपकी माइनस मार्किंग हो जाए। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसका मतलब ट्रिक, दिमाग लगा रहे हैं। नेक्स्ट, पहली बार इस टाइप से बीजेटी में कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस का प्लॉट आ गया। इन द एक्टिव रीजन या इनवर्स एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ, इनमें कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस के प्लॉट बनाए जाते हैं, जो कि मैं क्लास में आपको बनवाता हूं। तो जब इस टाइम पर ये क्वेश्चन आया था 2017 में, ऑलरेडी जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका था, ये भी पढ़ा चुका था आपका, और ये N+N डिवाइस में पहले से ही पढ़ाता था, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज को पढ़ाते समय मैं कॉन्सेप्ट बताया करता था, तो बच्चा ऑलरेडी करके आ गया था। गैलियम आर्सेनाइड की डोपिंग के बारे में मैं एलईडी चैप्टर में बताता था पहले से ही, तो ये सब करके आ गया था। लेकिन मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं कि जनरलाइज वे में अगर हम देखें, एक ओवरऑल पूरे मतलब हम उसको देखें, सारे स्टूडेंट्स को जो अलग अलग जगह पढ़ रहे होते हैं, उन सबके लिए कैसी फीलिंग्स रहती है, वो मैं बताने वाला हूं यहाँ पर। तो उसके बाद आपका यह आया था, ये तो सिंपल था आपका, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ नहीं था, ये सेमीकंडक्टर से था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट गिवन था, और आपको रिजल्टिंग करंट डेंसिटी निकालनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई इतना बड़ा मतलब खास बात नहीं थी, मतलब सिंपल था। तो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से था सर, ये बीजेटी से था। अब स्पेशल बात देखें अपन तो, और इससे पहले वाला सर ये भी सेमीकंडक्टर से था, मान लो सेमीकंडक्टर बोल दो, या एलईडी में हम गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं, वहां पर समझ लो आप। और ये आपका पीएन जंक्शन डायोड वाले टॉपिक से बोल सकते हैं। तो N+N जंक्शन का ओपन सर्किट वोल्टेज, तो पीएन जंक्शन में पढ़ते हैं जनरली हम उस टाइम पर, तो मैं इसको पीएन जंक्शन बोल सकता हूं। तो देखो सारी चीजें कवर हो गई, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, बीजेटी, फिर सेमीकंडक्टर, एंड देन देखो अगेन सेमीकंडक्टर में भी जनरेशन रिकॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक होता है आपका, ठीक है, उस क्वेश्चन से भी आ गया आपका। ठीक है, फिर ये पीएन जंक्शन का अगेन क्वेश्चन आ गया पीएन जंक्शन से। तो आप देख रहे होंगे ये लगभग सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बनना जिसको आप छोड़ सकते हैं। आपको लग रहा होगा भले ही कि सर 2017 सेशन 1 में मॉसफेट से तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, लेकिन बेटा अगर उन्होंने ईडीसी मॉसफेट नहीं पूछा है तो वो मॉसफेट एनालॉग में पूछ लिया उन्होंने, तो वो कंबाइन कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि हर टॉपिक में बच्चा कितना कंफर्टेबल है चेक करना चाह रहे होते हैं। ठीक है सर, लेकिन सेशन सेकंड को जैसे देखेंगे आप ईडीसी के, तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है बीजेटी से, जो कि आपके बीजेटी के किससे रिलेटेड है, एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन द एक्टिव रीजन, इफ रिवर्स वाइज अक्रॉस द बेस कलेक्टर जंक्शन इज इंक्रीज, देन इफेक्टिव बेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गेन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बीजेटी का क्वेश्चन था। तो ये देखो बीजेटी से क्वेश्चन, इधर देखते हैं देखो मॉसफेट से। तो सेकंड सेशन में ये क्वेश्चन दिख रहा है जो कि आपका मॉसफेट से है। तो आपको एक खास बात दिख रही है आईटी रुड़की के में कि भैया सेशन 1 सेशन 2 दो सेशन थे, तो सेशन सेकंड वाले में उसने मॉसफेट को डाल दिया ईडीसी में क्वेश्चन। ठीक है सर, फिर आप देखते हैं यहां पर मॉस कैप्चर नहीं दिख रहा था आपको, मॉस कैप्चर नहीं दिख रहा था आपको सेशन 1 में, लेकिन सेशन सेकंड में मॉस कैप्चर डाल दिया।
तो मॉसकैप का क्वेश्चन दिख रहा है आपको बढ़िया तरीके से, ये जिसमें उन्होंने पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ द फिक्स्ड चार्ज एट द ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस। ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस पर ट्रैप्ड चार्ज कितने होंगे उनके बारे में पूछा था। और इस क्वेश्चन की हिस्ट्री में आपको क्लास में बताता हूं, मैं जब पढ़ाता हूं कि ये क्वेश्चन उस टाइम पर जब आया उससे पहले मेरी क्या स्टोरी चल रही थी और कैसे ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि उसमें आ गया था ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। फिर आपका देखो सोलर सेल डिवाइसेस से बात करूं मैं, तो जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपके पीएन जंक्शन में पढ़ाते हैं, उसको पीएन जंक्शन के पार्ट कंसीडर कर सकते हो आप। तो ये सोलर सेल का क्वेश्चन आ गया था, सोलर सेल वाले टॉपिक से, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक से। नेक्स्ट बात करते हैं मॉसफेट का, अगेन क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे कि सेशन सेकंड में उन्होंने किस किस को कवर कर लिया, सोलर सेल, पीएन जंक्शन, मॉस कैपेसिटर, मॉसफेट, इससे मॉसफेट, ठीक। फिर उसके बाद पीएन जंक्शन, देखो ये पीएन जंक्शन में पूछ लिया उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और आप खास बात देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, प्लॉट बने होते हैं बच्चे के नोट्स में। अब नोट्स में जो प्लॉट बने होते हैं उसमें जनरली क्या हो रहा होता है कि लेफ्ट साइड पी और राइट साइड एन होता है, और मान लो एब्रप्ट पीएन जंक्शन है तो ये इस टाइप का प्लॉट बना होता है। तो बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, सी को टिक कर देगा जल्दबाजी। लेकिन यहां पर देखो आप, लेफ्ट साइड एन था, राइट साइड पी था, तो ऑप्शन ए करेक्ट था इसका। तो इसका मतलब क्या है कि वो दे वही रहे हैं जो आपके नोट्स में है, क्वेश्चन वही पूछा जा रहे हैं जो आपको आते हैं, लेकिन आपसे ट्राई कराया जा रहा है कि का रॉन्ग आंसर लगा दें, मतलब आपको माइनस मार्किंग की तरफ धकेला जा रहा है। ये बहुत खास बात मैंने देखी है आईआईटी रुड़की के पेपर्स में, कि मतलब बहुत सिंपल सा दिखेगा, जी ललचाएगा, आपका जीभ में पानी आ जाएगा क्वेश्चन को देख के ही तुरंत कि अरे मार्क्स मिल गए 2 मार्क्स, और आप गलती बाजी में से पीछे जाऊं। देखो तो पीछे जाने पर ये मॉसफेट का जो क्वेश्चन था ये तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। लेकिन ये मॉस कैप्चर का देखें हम, तो ये मॉस कैप्चर का जो क्वेश्चन है उस टाइम पर जब पूछा गया 2017 में, 2017 से पीछे जाओ आपको तो इस टाइप का मॉस कैप्चर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो टाइप चेंज करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नई चीज करने की कोशिश करता है। हाउएवर अब सारी वैरायटी लगभग हर कोई कवर कर रहा है आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है, क्योंकि सबके पास अब ऑनलाइन का जमाना है, कंटेंट पहुंच जाता है, तो आराम से सब लोग अपने आप को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो आपके पास होगा, आप किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बट बात ये आपको समझना है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने प्रॉपर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, बहुत बहुत रोल प्ले करने वाले, अदरवाइज वो तुरंत गलती करवा देगा आपसे। ठीक है, आपने किस तरीके से, किस अप्रोच से पढ़ा है, किस डायरेक्शन में पढ़ा है, वो मैटर करता है। सोलर सेल का क्वेश्चन सिंपल था ये। फिर वापस पीछे जाऊं तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, ये मॉसफेट का क्वेश्चन भी सिंपल था, मतलब एक आध क्वेश्चन ट्रिकी डाल देंगे वो, ठीक है, जिससे बच्चा गलती कर दे माइनस मार्किंग की तरफ। अब मैं सबसे पहले बात करूं कि एनालॉग सर्किट की, तो मैं बात करूंगा, रुक जाओ ध्यान से, इसके बाद मैं बताने वाला हूं एनालॉग सर्किट को, नहीं तो फिर आप सोचो कि खत्म जैसे ये आ गया। अब ये इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी रहता है आप लोगों के लिए, बिकॉज कई बच्चे ऐसे होते हैं इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, बाद में बोलते सर हमें तो पता ही नहीं था। तो इन्फॉर्मेशन ये है बेटा कि हमारा 1 जुलाई से आपके आखिरी बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आखिरी बैच का मतलब क्या है, कॉम्प्रहेंसिव आखिरी वाले बैच। कॉम्प्रहेंसिव बैच का मतलब होता है इसमें फुल कोर्स पढ़ाया जाता है, पूरी इंटेंट के साथ सब्जेक्ट पूरा का पूरा कवर कराया जाता है, जितना आपको जरूरत है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव कोर्स। तो उस कॉम्प्रहेंसिव कोर्स का अगर मैं बात करूं तो लास्ट कोर्स चालू हुआ है आपका वो 1 जुलाई से, जिसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम, और आपका स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी। और इधर इलेक्ट्रिकल के कोर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई से आपका। तो 1 जुलाई और 4 जुलाई से आपका, आप ये बोल सकते हैं कि 1 जुलाई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी भी मैं बोलता हूं सफिशिएंट टाइम है। इसके बाद हम कोई बैच लेकर नहीं आएंगे आपके लिए। कोई बैच क्यों नहीं लेकर आएंगे सर, लेकर आ जाओ ना सर अगस्त में, सितंबर में। भैया हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें आपके रिजल्ट से भी मतलब है। हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, हमें एप्रिसिएशन मिले, हम उसके लिए साल भर वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। और हमें पता है कि सितंबर अक्टूबर में जाके बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसका फुल कोर्स करा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन टाइप का हो जाता है। तो उस टाइम पर अगर बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो अपनी ऑन रिस्क पर रिकॉर्डेड वाले जो क्लासेस है उसके थ्रू कर सकता है। लेकिन लाइव आखिरी बैच आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और आप देख रहे हैं उसमें सब्जेक्ट के बारे में। और आपके पास अगर आपको फुल कोर्स के अलावा अगर आपको सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स पढ़ना है, जैसे कि किसी बच्चे ने पहले तैयारी की है, किसी दूसरी जगह तैयारी की है, लेकिन उसको लगता है उसके वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे नहीं हो पाए, तो वो सब्जेक्ट वाइज नेटवर्क पढ़ सकता है आपका भीमा शंकर सर से, और नेटवर्क को बहुत बेहतरीन कर सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेगा वो
आपके साकेत वर्मा सर से, जो बेहतरीन तरीके से उसको क्या पढ़ाने वाले हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम A to Z, जीरो से हीरो बनाएंगे। और इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहे हैं हमारे अंकित गोयल सर आपको। तो डेफिनेटली आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी ले सकते हैं, और फुल कोर्स के लिए भी एनरोलमेंट चालू, मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। दूसरी इंपोर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए बेटा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच 1 जुलाई से हमने स्टार्ट किया रैंक इंप्रूवमेंट बैच। और ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच की बात करूं तो बेटा, जो फ्रेशर बच्चे हैं, जैसे कि कोई सेकंड ईयर में बच्चा है जिसको कोई क्लू नहीं है गेट के बारे में, सब्जेक्ट की एबीसीडी नहीं आती है, उसके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच नहीं है, उसको कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ही ज्वाइन करना है। और जो बच्चा पहले तैयारी कर चुका है या जिसको थोड़ा बेसिक आता है, उसके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच बहुत बेहतरीन चीज होती है। जिसको कम समय वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकता है, जिसका कोई सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट में उसको अधूरापन सा फील होता है, वो भी रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आ सकता है। वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच के थ्रू अपना सारा सब्जेक्ट अच्छा कर सकता है। बाकी अदरवाइज किसी का पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही खराब है तो कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट की तरफ जाएगा। कॉम्प्रहेंसिव से बेस्ट कुछ नहीं होता। अगर आपको सब्जेक्ट अगर प्रॉपर सीखना है, जब आपको कुछ नहीं आता, कई गलतियां करते हो आप, तब रैंक इंप्रूवमेंट तब है जब आपका बेसिक इस टाइप का बना हुआ है कि हाँ पता है कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि ओम्स लॉ नेटवर्क की बात करूं तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच में ऐसा नहीं बताया जाएगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, चार्ज क्या होता है, हाउ करंट फ्लोज, करंट क्या होती है, करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द रैंक इंप्रूवमेंट। डायरेक्टली अपन स्टार्ट कर रहे होते, अप्रोच कर रहे होते सर्किट से सीधा। ठीक है, तो ये मैंने कोर्स के बारे में बता दिया। मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट का कोड है HBD35। हर कोर्सेज पर मेरा एनालॉग सर्किट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट वाइज एनालॉग सर्किट अवेलेबल है। जिसको भी एनालॉग सर्किट अपना अच्छा करना है, पूरे मार्क्स स्कोर करने, वो एनालॉग सर्किट का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स पढ़ सकता है तुरंत की तुरंत, और एनालॉग सर्किट की जिंदगी प्रॉपरली आसान कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं आने वाले जीवन में, आने वाले 4-5 साल तक उस एनालॉग सर्किट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बात? बात करते हैं इस सब के बाद, वापस आते हैं। मैंने ईडीसी सब्जेक्ट का एनालिसिस तो आपको बता दिया, और हमने उसको मैं देखा। इसका मैं कंक्लूड भी करूंगा इस सेशन में कि कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होने वाले हैं मेरे, कि आईआईटी रुड़की ने किस टाइप का पेपर बनाया, क्या उसकी सोच है, उस पर मैं कंक्लूड भी करूंगा। अब एनालॉग सर्किट में जाते हैं, तो 2009 में देखें तो पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अब देखो यहां पर फिर से खास बात, पहले ही इस क्वेश्चन को आप देखो तो ये बहुत सिंपल है। करंट वोल्टेज है और एक डायोड है, आपको इस वोल्टेज भी के बारे में कमेंट करना था। क्लास में कराता हूं क्वेश्चन, लेकिन इसके ऑप्शन देखोगे ना तो पहली बार ऑप्शन इस अजीब टाइप से आए थे। मिनिमम बिटवीन BI, 1, मैक्सिमम बिटवीन BI, 1, मिनिमम बिटवीन -BI, 1। मतलब उन्होंने ऑप्शंस में ऐसा खेल दिया कि बच्चा कंफ्यूज है। क्वेश्चन सिंपल, ऑप्शन देख के घबरा जाए, ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाए। ये स्टाइल है भैया आईआईटी रुड़की की। मतलब क्वेश्चन दो मीठा, लेकिन उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज घुमा दो या ऑप्शन में कुछ घुमा दो। मतलब क्रिएटिविटी क्वेश्चन बनाने में की जाती है, ना कि आउट ऑफ सिलेबस जाने में या एक्स्ट्रा चीज जाने में। गेट के पेपर कभी भी आउट ऑफ सिलेबस जाते भी नहीं है, बहुत सिंपल ही होता है पेपर। बस उसी पेपर में आपको क्या किया जा रहा होता है, घुमाया जा रहा होता है। कभी भी बहुत बहुत एक्स्ट्रा नहीं आता, बिकॉज एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, उसकी रिक्वायरमेंट ही है, आईआईटी के प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट ही है कि हमारे पास एक ऐसा बच्चा आ जाए जिसके फंडामेंटल अच्छे हो सारे सब्जेक्ट के, सो दैट जब हम उसको एमटेक में लेकर आए तो वो हर फील्ड में काम कर सके अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो जैसे ही वो एमटेक का फर्स्ट ईयर पढ़ता है, तब उसे एहसास होता है जीवन में कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। तब उसको एहसास होता है कि मैं VLSI में तो आया हूं, मैं डिजिटल में इंटरेस्टेड हूं, डिजिटल डिजाइन में, या मैं एनालॉग वाली प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हूं, मैं इमर्जिंग डिवाइसेस पर काम करने में पसंद करता हूं, या मैं जो ओल्ड डिवाइसेस है उनकी कोई प्रॉब्लम उसको सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड हूं, फैब्रिकेशन में इंटरेस्टेड है कि वो मॉडलिंग में बहुत अच्छा है, उसका मैथमेटिकल पार्ट अच्छा है तो वो मॉडलिंग ऑफ इक्वेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। दैट इज द पॉइंट। तो उसकी वजह से उनको चाहिए कि एक ऐसा बच्चा आए जिसको हर चीज अच्छे से फंडामेंटली आती हो, सो दैट बाकी ज्ञान तो वो आराम से 1 महीने में बढ़ा लेगा भाई साहब। 1 महीने में तो इनफाइनाइट लेवल तक सीख सकता है काफी चीज उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर फील्ड में। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं, फंडामेंटल क्लियर है, फिर तो तुरंत तुरंत पेज पलटता चला जाता है इंसान। अच्छा अच्छा, ऐसा 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 ऐसा, किताबें समझ में आने लग जाती है। तो उनकी नीड है कि वो जो बोले वो समझ में आने लगे, किताब समझ में। इसका मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन, क्वेश्चन फंडामेंटल है, ऑप्शन इस टाइप से दे दिए। इसका मीनिंग ये है क्योंकि इस टाइप से कई चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ओपेम था, पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक, मल्टी वाइब्रेटर का क्वेश्चन है।
और इस मल्टी वाइब्रेटर को अपन बोलते हैं, आप स्टैंडर्ड पढ़ा हो आपने, आरसी लगा हुआ है नेटवर्क की तरह, और इधर सिमेट्रिक ट्रिगर है, एक तरीके से सिमेट्रिक ट्रिगर में एक आरसी नेटवर्क और लगा है एक्स्ट्रा नेगेटिव फीडबैक के साथ, दैट इज कॉल्ड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एक आर एक्स्ट्रा लगा दिए यहाँ पर, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को थोड़ा वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, चेंज कर सके। तो दैट इज द क्वेश्चन, सिंपल। 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप था आपके लिए, यहाँ पर भी एक ट्रैप था, एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा के R2 बच्चे को अनकंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की जा रही थी। नेक्स्ट बात करते, देखो अगेन 2009 में ये आया हुआ है, अब ओप एम्प है और आपका बीजेटी लगा हुआ है, और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना, आप उसको अदर वे में मत लेना। वास्तव में अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिख रहा है, 2 फीडबैक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किताबों में डायरेक्टली नहीं लिखा होता कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक और वेदर इट इज अ नेगेटिव फीडबैक। आज की डेट में तो भैया ऑनलाइन का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया, तो आप यूट्यूब पर जाके काफी चीजें देख लेते हैं, लोगों को भी कंटेंट मिल जाता है, टीचर को भी बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन आप उस टाइम की सोचो कि 2009 में जब ये आया होगा तो 2010 में जो टीचर होगा उसकी क्या हालत हो रही होगी, वो कैसे समझ पा रहा होगा कि इसमें पॉजिटिव फीडबैक है नेगेटिव फीडबैक है, कैसे आइडेंटिफाई करे। किताबों में उसको मिल नहीं रहा वो नॉलेज, या तो वो हायर स्टडीज किया हो तो ठीक है, उसने प्रैक्टिस की हो, किताबों में डायरेक्टली ये चीजें मिलती नहीं है कि भैया वो आइडेंटिफाई कर रहा हो कि भैया ये देता है 0 डिग्री फेज शिफ्ट, ये देता है सर आपका 92 डिग्री फेज शिफ्ट, तो ये नेगेटिव फीडबैक हो गया, जैसे मैंने क्लास में बताया। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब बिल्कुल हटके काम करते हैं आईआईटी रुड़की वाले, हटके बिल्कुल क्वेश्चन दे दिया टाइम पर जो भी इंसान अनकंफर्टेबल फील करने लगा होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है। मैं तो पढ़ाना चालू किया तब मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, उस टाइम पर मैं ये सब चीजें सीख चुका था, एमटेक की है तो बस काफी चीजें ये हैंडल की है काफी अच्छे तरीके से। तो मीनिंग क्या है, ये एक स्पेशल बात देखने को मिल रही है आपको कि भैया कुछ लिंक से हटके बिल्कुल एकदम इस टाइप की चीज दे दी जिसमें बच्चा एकदम परेशान हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस टाइम पर नहीं भी बनना है, तो आप उसको स्किप जरूर मारें, बिकॉज एग्जामिनेशन में स्किप करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज को स्किप मारो इस टाइम पर, बिकॉज ये हमको अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, डिमोटिवेट फील कर सकता है एग्जाम में, तो दैट इज द स्किप। क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से हम लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अननेसेसरी नहीं पढ़ सकते। क्लियर है? तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको, साइंस इसका मतलब कि अब ऑनलाइन का जमाना है, तो अब लोगों को इजीली हर चीज मिल जाती है। लेकिन ये सोचो कि जब ऑनलाइन से पहले जब टीचर पढ़ाता होगा, जैसे हम पढ़ाते होंगे ऑनलाइन से पहले, जैसे मैं 2015 से पढ़ाना स्टार्ट किया, ऑनलाइन का जमाना नहीं था, हमने खुद से अपना कंटेंट डेवलप किया, खुद से किताबें पढ़ पढ़ के सीखा है, ना कि किसी और को देख दाख। बहुत डिफिकल्ट होता है, आज की डेट में बहुत आसान होता है, हर चीज को तैयार कर सकते हो आप इजीली, विद इन 15-20 से आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो। उस टाइम पर नहीं सीख सकते थे, उस टाइम पर खुद से माथा मारना है वैसे किताब के अंदर, कोई सिखाने वाला नहीं है आपको। ठीक है, तो ये बात थी। फिर आप देखो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें बीजेटी का क्वेश्चन था, इसमें 3 आपके कैप्चर दिख रहे हैं आपको, इनपुट कपलिंग, आउटपुट कपलिंग और बाईपास कैप्चर। ये कैप्चर नैनो फैराड के दे दिए, और आपको इनपुट सिग्नल दे दिया था उसने मल्टीटोन सिग्नल, ए कॉस 20t और बी साइन 10⁻60। मल्टीटोन सिग्नल मतलब डुअल फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देख लिया, डुअल फ्रीक्वेंसी, 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी के लिए कैप्चर प्रॉपर्ली आपके शॉर्ट सर्किट हो रहे होंगे, और एक फ्रीक्वेंसी के लिए प्रॉपर्ली शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहे होंगे, फाइनाइट इंपीडेंस दे रहे होंगे, गेन को रिड्यूस कर रहे होंगे। इसका मतलब पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला उस टाइम पर। मतलब आईआईटी रुड़की कुछ क्वेश्चन ऐसे बना रहा होता है जो पहले टाइम, लेकिन ये नया नहीं है, बेसिक फंडामेंटल था कि कैप्चर नैनो फैराड का है, भैया क्या हमेशा ही शॉर्ट कर देते कैप्चर को, बस ये बात थी। ऐसा नहीं था कि सर्किट में कुछ हुआ लगा दिया एकदम से, कुछ नई चीज पूछ ली, नहीं, ये भी कोई हुआ नहीं। वही पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम पढ़ के आता है, बच्चा उसको अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कि भाई ये कंट्रोल सिस्टम पढ़ के आता है कि पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है, लूप की फेज शिफ्ट कितनी हो रही है वो देखना है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है, लूप की फेज शिफ्ट कितनी हो रही है वो देखना है। कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर उसे पता ही है, वहां से देख सकता है। या एक स्मॉल फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज लगा सकता है किसी भी नोड पर, उसका रिटर्न पाथ देख सकता है कि वापस लौट के वो सिग्नल उसी फेज में आया कि आउट ऑफ फेज में आया, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो सिंपल था, लेकिन पहली बार अटेम्प्ट करने को मिला। और सिंपल का मतलब मैं बोल रहा हूं कि बच्चा कर सकता है, काफी बच्चे करे भी होंगे क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा नहीं कि कर ही नहीं पाए कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन था सीमॉस का सोचो, और सीमॉस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें आपका गेट वोल्टेज को स्लाइटली 1 वोल्ट से इंक्रीज किया जाता था, तो मोड ऑफ ऑपरेशन बताने थे दोनों मॉसफेट के, और जो मोड ऑफ ऑपरेशन आए उस मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से आपको क्या निकालनी थी, इस V0 की वैल्यू निकालनी थी, व्हेन VG इज इक्वल टू कितना 1.5 हो जाए। ये क्वेश्चन था, थोड़ा नया टाइप का आ गया था, 2 मॉसफेट लगे हुए, 2 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स का, क्योंकि लिंक्ड क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2017 का सेट, 2017 की बात करूं मैं तो ये 2009 का हो गया। अब 2009 के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन कहां से आ गए। देखो मॉसफेट से आ गए, एनालॉग सर्किट में क्वेश्चन बढ़िया वाले मॉसफेट से,
बीजेटी से आ गया, बीजेटी एम्पलीफायर से सर। सर ये मतलब आपका ओपैम्प बीजेटी के मिक्सर से क्वेश्चन आ गया आपका। सर इधर डायोड से आ गया सर, इधर मल्टीवाइब्रेटर से क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब हर चीज लगभग कवर की जा रही है। डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, मॉस बीजेटी और ओपैम्प का कॉम्बिनेशन कर दिया। तो हर चीज को वो टेस्टिंग कर रहा है आपकी, कहीं ना कहीं बेसिक फंडामेंटल। कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बेसिक चीजें लगानी है वो वाली। कोई बड़ा फॉर्मूला और ये सब चीजें बिल्कुल एकदम ध्यान करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते 2017 की बात करते हैं। नया जमाना आ गया 2017 में। पहला सेशन देखते हैं। पहला सेशन में देखो ये क्या था, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था सिमेट्री ट्रिगर का। अपर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, लोअर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, यूटीपी एलटीपी निकालनी थी 1 मार्क्स का, 2 क्वांटिटी का सिंपल सा क्वेश्चन। गुड ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, 4 एम्पलीफायर होते हैं, वोल्टेज करंट ट्रांस कंडक्ट ट्रांस रेजिस्टेंस, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन। एनालॉग सर्किट का क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल, ये मैं बोल सकता हूं आईटी रुड़की में। लेकिन ईडीसी का क्वेश्चन रिलेटिवली एनालॉग में थोड़ा स्लाइटली एज पर रहता है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की। मिलर इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमन अमीटर एम्पलीफायर, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे पहुंच गया वो, कि जिसमें आपके इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंसेस इफेक्ट करने लगते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर देखो ये सब चीजें वही थी जो आज तक लोग पढ़ रहे थे। अब देखना ध्यान से, आज तक लोग पढ़ रहे थे, एकदम से ये भी पढ़ते हैं लोग बात, लेकिन इसको इनडायरेक्ट में पूछ लिया। देख रहे हो, एक पल्स दे दी इनपुट पर, बीजेटी यहां पर रजिस्टर, यहां पर रजिस्टर। उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि बीजेटी जो है एक स्विच की तरह काम कर रहा है। स्विच की तरह मतलब कट ऑफ से सैचुरेशन, सैचुरेशन से कट ऑफ में आ सकता है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा या बीटा पूछी थी, मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा या मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट ये प्रॉपर ऑपरेशन करे। मतलब पहली बार ऐसा था कि अल्फा बीटा की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए अल्फा की या बीटा की, सच दैट ये ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली कट ऑफ से सैचुरेशन, सैचुरेशन से कट ऑफ में जा सके। मतलब इस टाइप की चीज आईटी करता है। आता है कॉन्सेप्ट, आपको एनालिसिस करना आता है, क्वेश्चन सिंपल है, कोई बड़ा हुआ वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बहुत बड़ा वो हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन कुछ चीज ऐसी कर देता है वो जो पहले नहीं की गई हो एकदम से उस तरीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मॉसफेट का सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बात ही नहीं है, इसके बारे में बात करना ही पसंद नहीं करूंगा। ये बीजेटी का भी है सिंपल सा क्वेश्चन, इसके बारे में बात करने की पसंद नहीं करूंगा। ये एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये जस्ट डीसी एनालिसिस का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। अगेन ये ब्यूटीफुल ओपैम्प का क्वेश्चन था और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड था कि एक ओपैम्प है जिसका ओपन लूप गेन फाइनाइट है, तो सबसे पहले बच्चे को क्लोज लूप गेन निकालना था। क्लोज लूप गेन निकाला तो ओपन लूप गेन 10⁵ है, तो क्लोज लूप गेन भी क्या आएगा, जिस टाइप से ओपन लूप गेन 10⁵ है वो भले ही फाइनाइट दिख रहा है लेकिन है तो बहुत हाई। तो 1 + RF/R1 लगभग 8, 1 + 79 + 1, 1 + 79 दैट इज 80 के आसपास क्लोज लूप गेन आ जाएगा। ओपन लूप सिस्टम जो दिया हुआ है, अब क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपन लूप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है 8 हर्ट्ज, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवरऑल सिस्टम का गेन 15 किलोहर्ट्ज पर क्या होगा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द ओपन लूप एंड क्लोज लूप के लिए सेम होगा फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सही बात है, यही होता है। या लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स जो सिस्टम रखता है उसी के लिए वैलिड होता है, गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको पता ही है ओप एम्प एक्ट एज अ लो पास फिल्टर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जस्ट लाइक अ लो पास फिल्टर, तो गेन इनटू बैंडविड्थ। सो ये कुछ नई बात सी थी आपको देखने को मिलने वाली थी कि भैया हमें पहले निकालना था ओवरऑल गेन और फिर उस ओवरऑल गेन को निकालना था एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। तो ये बात थी इस क्वेश्चन में। तो मतलब क्या करता है आईटी रुड़की, यहां तक मैं देख लिया। मैं सेशन 2 को और बता दूं मैं आपको। तो सबसे पहले सेशन 1 में ये देख ले कि किस किस टॉपिक से आए। देखो ओपैम्प से आगे, ओपैम्प के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। सिंपल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है लगे हैं भाई एनालिसिस, कोई बड़ी चीज नहीं, कोई पोल सिस्टम मान के चल रहा है ओपैम्प को, वो ऐसा नहीं डबल पोल सिस्टम। अब आने को कुछ भी आ सकता है, उस आने की प्रोबेबिलिटी की वजह से ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक ही सब्जेक्ट को पूरा पढ़ के चले जाएं। वो तो बिल्कुल एकदम मूर्खता वाली बात हो जाएगी। एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट स्मार्ट। इवन दो अगर कोई टॉपिक सब्जेक्ट कंप्लीट डिफिकल्ट आ जाए और 2-4 क्वेश्चन नहीं भी कर पाए उसमें बच्चा 2-4 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट सिंपल आएंगे। पेपर आपसे दुश्मनी करके नहीं बनाया जा रहा, पेपर बनाया जा रहा है बच्चों को कितना आता है, कितना उसके लिए अभी तक सीखने के लिए रिक्वायर्ड है। स्टेजेस हैं आपकी एजुकेशन की, बीटेक, एमटेक, एमटेक के बाद हाई स्टडीज। हाई स्टडीज जब मैं जाएगा पीएचडी में, वो पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करेगा, उसमें बादशाह बन के निकलेगा बिल्कुल एकदम माथे पर तेज निकालते हुए। तो देखो ओपैम्प के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से क्वेश्चन, बैक चलते हैं बीजेटी का एम्पलीफायर क्वेश्चन, मॉसफेट का डीसी एनालिसिस का क्वेश्चन, वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीजेटी का डीसी वाला क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल स्टाइल में, एंड मिलर इफेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। ठीक है, इंटरनल कैपेसिटेंसेस, सिमेट्री ट्रिगर आ गया ओपैम्प का, पॉजिटिव फीडबैक की एप्लीकेशन, और एक बेसिक एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी पूछ, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस रेजिस्टेंस और
इस टाइप से, तो ट्रांस रेजिस्टेंस ट्रांस कंडक्टेंस की पूछी। अब सेकंड सेशन में चलते हैं। सेकंड सेशन में देखो मॉसफेट का डीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मॉसफेट क्या है, एक तरीके से वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स विद जीरो आउटपुट इंपीडेंस है, आउटपुट साइड से मॉसफेट कैसा बिहेव करता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स विद नॉन जीरो आउटपुट इंपीडेंस, जीरो आउटपुट इंपीडेंस, इस टाइप से चार ऑप्शन दिए, तो मॉसफेट का क्वेश्चन था। फिर देन डायोड का सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें डीसी वैल्यू क्या होगी वी नॉट की, डीसी वोल्टमीटर की, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा क्वेश्चन सिंपल में रखूंगा मैं। ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए मतलब मॉडरेट, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है कई बार इस टाइप से, डायोड भी लगे, वो बैक टू बैक, फिर कैपेसिटर भी लगा हुआ है, फिर 10 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा है, ठीक है, तो वो हो सकता है, तो उसके लिए एक मॉडरेट। लेकिन फिर भी वही वाली बात, क्वेश्चन से सीखने को क्या मिल रहा है कि आईटी रोड की कर क्या रहा है, वही सब चीजें हैं, एक क्लैंपर टाइप की स्टाइल का सर्किट ही बनाया है। इस 10 ओम को इधर ले आके पैरेलल में रख लो आराम से, और आराम से आप सीख सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने बहुत लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन बात है कि प्रीवियस 2017 से पहले की बात करें तो एकदम से झटका लगेगा बच्चे को, एकदम से अरे यार ये अनकंफर्टेबल फील वाला, मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस ज्यादा करें। तो आईआईटी रुड़की बोलता है कि प्रैक्टिस करके अच्छे से जा। ये फिर अगेन सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बीजेटी का। फिर नेक्स्ट आया आपका वही मॉसफेट, दो मॉसफेट लगे हैं आपको दोनों के, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये आपके बीजेटी एम्पलीफायर का बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, आपको ओवरऑल बीएस निकाला तो दैट इज सिंपल क्वेश्चन ओनली, ठीक है। एंड देन ये क्वेश्चन आया, अब देखो अगेन ओप एम्प है और आपके 33 आपके ट्रांजिस्टर, सॉरी 32 आपके बीजेटी लगे हुए हैं। अब ये कॉमन मिस्टेक वाला क्वेश्चन था कि स्टूडेंट से मिस्टेक कमिट कराई जा सके। पहला तो स्टूडेंट को डरा दिया जाएगा कि भैया देख, इसको देख के घबराया, पहले घबरा जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में गिवन था ये नोड वोल्टेज वीपी की वैल्यू, इस वीपी की वैल्यू गिवन थी इस क्वेश्चन में 0.7 वोल्ट, जिसकी वजह से बच्चा क्या सोचेगा ये 0.7 है तो इस बीजेटी के ये भी 0.7, तो 0.7 सबका 0.7, सारे बीजेटी आइडेंटिकल है। तो बच्चे का एक प्रॉब्लम रहती है माइंड में, बीजेटी आइडेंटिकल मतलब वो सारी चीजों को बराबर मान लेता है, क्योंकि उसको अकल तो होती नहीं हो, अगर उस तरीके से नहीं समझाए वो तो वो सोचता है कि ये 0.7 ये 0.7 तो ये भी 0.7 कर देगा। वो जैसे वो इसको 0.7 करेगा उसका आंसर गलत आ जाएगा, बिकॉज बीजेटी आइडेंटिकल होते हैं तो जरूरी नहीं है उनके बेस टू अमीटर वोल्टेज सेम हो, बेस टू अमीटर वोल्टेज जरूरी नहीं है सेम हो। आइडेंटिकल बीजेटी का मतलब होता है क्या बेटा, क्या डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आइडेंटिकल है, मतलब रिवर्स सेशन करंट, डिवाइस डायमेंशन, डिवाइस पैरामीटर पर डिपेंड करती, तो आईएस सेम है सर उनकी, रिवर्स सेशन करंट किसकी, बीजेटी की, बीटा सेम है सर उनके, अल्फा सेम है उनके सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है मीटर वाले, वो बातें बोलते हैं हम आइडेंटिकल टाइम। बेस टू मीटर वोल्टेज सेम होगा ये जरूरी नहीं है, अदरवाइज तो क्या होगा कि सारे ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल, ऑस्ट्रेलिया में जो भी बीजेटी रखा है बोल दो सबके वोल्टेज 0.7 है, 0.6 कभी नहीं होगा, 0.9 कभी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना, अलग अलग वोल्टेज हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आप कितना अप्लाई कर रहे हैं उसके बेस पर। तो मीनिंग इज दैट ये कमिट कराने चाह रहा था मिस्टेक को, जैसे जिसने भी 0.7 माना होगा और क्वेश्चन को कई लोग तो देख के घबरा गए होंगे, धराशायी हो गए। दैट इज द स्टाइल ऑफ आईआईटी रूल। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं, यहां तक कंक्लूड करूंगा मैं आपको। तो सबसे पहली बात बताओ आईआईटी रुड़की की, तो मैंने टोटल मार्क्स देख लिए थे। सबसे खास बात ये दिख रही है कि वो हर चीज को कवर कर रहा है आपके टॉपिक में, ईडीसी एनालॉग में। आप देखो अभी 2017 का सेशन 2 है, एनालॉग सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ओप एम्प और बीजेटी मिक्स करके क्वेश्चन हो गया सर। सर ये दो बीजेटी लगे हुए हैं, एम्पलीफायर का गेन निकालना था, ठीक है सर, मतलब एक्टिव लोड टाइप की कॉन्सेप्ट पूछ लिया उसने। मॉसफेट का क्वेश्चन पूछ लिया, मॉसफेट का डीसी, ठीक है। नेक्स्ट इधर पीछे जाता हूं वापस, डायोड सर्किट पूछ लिया कैपेसिटर लगा के, मतलब क्लैंपर टाइप की स्टाइल भी पूछ लिया उसने। बीजेटी का फिर अगेन डीसी वाला कोई क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत बढ़िया। इधर सिंपल क्वेश्चन ऑफ द मॉसफेट पूछ लिया, मोड ऑपरेशन से रिलेटेड, मोड ऑपरेशन नहीं, क्या कैसा बिहेव करता है एक मॉसफेट आउटपुट साइड, ओके। नेक्स्ट एक डायोड का सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब उसने सारी चीजें कवर कर रहा है, डायोड कर लिया, डायोड की 2-3 वैरायटी कवर कर ली, बीजेटी की भी 2-3 वैरायटी, डीसी और एसी वाली, मॉसफेट की भी डीसी वाली, ओप एम्प का भी मतलब अच्छा फ्लेवर करके उसने पूछ लिया, मतलब वो हर चीज को कवर कर रहे होते हैं। ये आपको सबसे खास बात दिख रही है, मतलब आप किसी भी टॉपिक को ईडीसी एनालॉग में ये नहीं कर सकते कि मैं इसको स्किप करने वाला हूं सर, क्योंकि आपको नहीं पता शायद वो उससे क्वेश्चन पूछ ले, टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं बोला कि एक टॉपिक में 100 घंटे पढ़ लो, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला हर टॉपिक आपके लिए इक्वली इंपोर्टेंट है, हर टॉपिक को अपना टाइम दे दो। ये नहीं कि सेमी कंडक्टर पढ़ लिए 70 घंटे, ऐसा नहीं। कंडक्टर पढ़ो तो फिर डायोड भी पढ़ो अच्छे से, बीजेटी भी अच्छे से पढ़ो, मॉसफेट भी अच्छे से पढ़ो,
और फिर सब मिला के पढ़ो तो अपने लिमिटेड टाइम में करो, तो दैट हर टॉपिक को बराबर जाती है कि जो अच्छा आता है अपने टॉपिक उसको पेल दिया, ठीक है ना। सारे टॉपिक को आप पढ़ो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि किस सब्जेक्ट की बात करूं बाकी सब्जेक्ट में भी इस टाइप का दिखेगा, तो ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट को छोड़ के ही चले गए बिल्कुल एकदम, तो कुछ तो मतलब आपको पास करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि ओवरऑल मेरा मतलब क्या मोटिव है इस सबको देख के, कि क्या मेरा फीलिंग्स है। सबसे पहली फीलिंग्स है इन सारे पेपर्स को देखने के बाद, दोनों पेपर देख लिया मैंने, 2009 के 2017 के आईआईटी रुड़की के, तो सबसे पहली स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या आई, ऑल टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड इन द पेपर, वो सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं आईआईटी रुड़की की, एक खास बात दिख रही है। गुड वेटेज ऑफ ईडीसी एंड एनालॉग, आप पेपर को देख लो, दो ही बनाए, भले 2009 कितना पुराना था और 2017 कितना लेटेस्ट है, लेकिन दोनों के वेटेज देखूं मैं, अभी मैंने देखा था, कैलकुलेशन करके दिखाई थी मैंने, 20-20 नंबर के आ रहे हैं दोनों मिला के, ईडीसी एनालॉग, पहले भी और अभी भी। इसका मतलब गुड वेटेज ऑफ ईडीसी एंड एनालॉग। क्वेश्चंस आर अट्रैक्टिव, क्वेश्चन अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। अट्रैक्टिव क्वेश्चन मैं किसको बोलता हूं, जिसमें आप करने के लिए जाओ, हाथ लगाने की कोशिश करो, हाँ ये सरल है मैं करूंगा, उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको देख के आपको कहीं लगे यार ये तो हम नहीं कर सकते। मतलब मैं इसको रिलेटिवली नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ओवरऑल स्टूडेंट के लिए, ऑल ओवर इंडिया में जिस भी टीचर से बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग जो टॉपिक पढ़े होते हैं आपने उन्हीं पर क्वेश्चन, ये आईआईटी रुड़की की खास बात दिख रही है। और मैं इससे कहीं आपको ये भी नहीं बोल रहा मैं कि यही एक्सपेक्टेड रहेगा इस वाले एग्जाम में कि 100% वही आएगा। हम प्रीवियस ईयर से एक सीख ले सकते हैं कि इस टाइप की स्ट्रेटेजी रहने वाली है, हम उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम रहता है, उसकी वजह से बोल। तो अट्रैक्टिव क्वेश्चन है एंड इनवाइटिंग यू फॉर सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स के लिए वो इनवाइट कर रहे हैं। ओवरऑल एडीसी एनालॉग क्वेश्चंस लेवल इज मीडियम, मॉडरेट बोल सकते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है आपके, ना तो टफ लेवल के क्वेश्चन है और ना ही आप उन क्वेश्चंस को बोल सकते हैं कि वो सिंपल है, मॉडरेट है, मॉडरेट से ऊपर वाली क्वेश्चन है इसमें। टफ तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि टफ क्वेश्चन तो और भी होते हैं, जैसे कि आप कई क्वेश्चंस देखते हो जिनको देखने पर लगता है कि हाँ ये टफ है भाई साहब, जैसे कि गेट 2016 क्वेश्चन, जैसे आप बोलते हैं कि फाइंड द टाइम टी एट विच ट्रांजिस्टर लीव्स द एक्टिव रीजन, तो बच्चे को एक अनकंफर्टेबल टाइप का फील होता है। 2016 नहीं 2013 का क्वेश्चन, 2013 का एनालॉग सर्किट में जैसे स्विच लगाता है कैप्चर लगाता है, तो उनको थोड़ा टफ वे में डालते हैं, टीचर के लिए नहीं देख रहे अपन, या आपने अब कर लिया अब सीखने लगे इसलिए नहीं, उस टाइम पर एट दैट मोमेंट जिस बच्चा उस अपीयर हो रहा होगा उस पेपर में, उसकी क्या फीलिंग्स रहने वाली है उसके हिसाब से बोल रहा हूं, तो ये रहने वाला है। अब बात करते हैं कि सर ये तो एग्जाम की बात हो गई कि एग्जाम कैसा है, कैसा पेपर बनाता है आईआईटी रुड़की, ठीक है सर, हमें क्या करना चाहिए सो दैट हम वो ट्रैप में ना फंसे, हम बेस्ट कर सकें। रिवाइज मोर योर, कौन बात हो गई, ये तो हर कोई बात हो गई वाली बात हो गई। पंडित एक कुंडली देख रहा है मान लो, जिसको देखना नहीं आता, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इस चीज को, हर चीज साइंस है, मैं हर चीज में बिलीव कर सकते हैं अपन, बिकॉज जब तक अपन को कोई चीज नहीं पता मुंह मत खोलो, हमें नहीं पता ना। तो आज की प्रेजेंट की बात करें, जिनको नहीं भी आता मान लो, तो वो क्या करेगा, मान लो मैं बन के बैठ जाऊं आराम से कुंडली, मैं बोलूंगा हाँ तेरे हाथ में पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो ये वैसी बात लग रही होगी, रिवाइज मोर योर नोट्स, हर गांव का आदमी बोल देगा ये बात, वैसी बात नहीं है। आप समझो इस बात को, क्योंकि गेट का जो एग्जाम है उसकी रियलिटी जानो। एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चंस जो आ रहे होते हैं 80% आपके नोट से आ रहे हैं, ये मैं हमेशा बोलता हूं, हर साल बच्चा बोलता है सर कुछ एडवाइस लास्ट आपका, एक सेंटेंस कहां है सर का, 80% पेपर गेट एग्जामिनेशन का अभी तक की बात करूं जितना मैं, हमेशा आपके नोट से ही आता है। और ये मैं केवल अपने नोट्स की बात नहीं कर रहा, मैं हर टीचर के लिए ये बात बोल सकता हूं आपका कि हर टीचर के नोट से 80% आता है। बताओ यार, और इतनी अच्छी बात कोई बोल सकता है किसी के लिए, मैं बोल रहा हूँ 80% आता है, आप कहीं से ही पढ़ रहे हो आपके नोट से 80% आएगा, लेकिन आप उसको कितना अच्छे से पढ़ सकते हैं। टीचर का रोल ये होता है कि वो आपके दिमाग में कितना घुसेड़ देता है कि आपको वो फरवरी के दिन याद हो पाए। आता तो सबको है, जब महाभारत का युद्ध है तो भूलेगा कौन, कर्ण भूल गया मान लो अपनी विद्या को, भले वो स्टोरी जो भी हो, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, कर्ण अपनी विद्या को भूल गया, अर्जुन को अपनी विद्या याद थी। तो ये डिपेंड ये नहीं कर रहा इस चीज पर, गुरु तो भाई साहब उनके भी सर्वश्रेष्ठ थे, बहुत ज्ञानी, बात यह कि उनकी विद्या को भूल क्यों गया, वो कुछ भी मान लो आप, कोई भी रीजन हो, श्राप आपको भूल जाओ, मतलब उनने उस तरीके से नहीं पढ़ा, एक तरीके से भूल गए कुल मिला के। इस टाइप से मैं एक वो एग्जांपल को सेट कर कि आपने कितना पढ़ा क्या पढ़ा डजंट मैटर, आप कितना याद रख पा रहे हैं, उस टीचर की जो बात है वो कितना आपके दिमाग में हिट कर जाती है, दैट्स मैटर, ठीक है। अदरवाइज तो कंटेंट तो वही आएगा आपका, नोट्स में वो सब चीजें होंगी, आपने कितने तरीके से उसको सिंप्लीफाइड मैनर में समझा है,
दैट्स इंपॉर्टेंट। तो रिवाइज मोर योर नोट्स सो दैट आपके पास उस चीज के बारे में इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप कभी भूले ना, कितना भी गंदा क्यों ना पड़ा तब भी आप भूले ना। प्रैक्टिस पीवाईक्यू एंड रैपिड टेस्ट सीरीज में अपियर हो आप। पीवाईक्यू आप अच्छे से लगाओ, फिर जो भी रैपिटेड आपकी टेस्ट सीरीज हैं उनको आप अपियर करो। रैपिटेड इसलिए बोलता हूं मैं क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज जो होती है आपकी उसमें एरर कम हो तो आपको अच्छा फील हो रहा होता है। तो आप ऐसे एग्जाम दोस्त की आप दे रहे हैं मान लो टेस्ट सीरीज, तो आपको अच्छा फील मिलेगा क्योंकि सर बहुत मेहनत करते हैं खुद सेल्फ, मतलब अंकित सर, ठीक है, तो वो बना रहे होते हैं टेस्ट वगैरह, तो वो डेफिनेटली उसमें क्वालिटी जरूर मेंटेन करेंगे। तो वो वाली बात है। और भी आप टेस्ट सीरीज जो आपको लगती है कि सबसे अच्छी है मार्केट में, आप अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो मैं बिल्कुल यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा कि मेरा उद्देश्य आप अच्छा अचीव करें एग्जाम में, तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कहाँ की लगा सकते हैं, कहाँ की सबसे अच्छी हो सकती है, ठीक है, तो वो लगा सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। शॉर्ट नोट शुड बी मेड बाई योर सेल्फ ओनली। आप शॉर्ट नोट्स बनाए, किसी दूसरे के यूज ना करें, अपने यूज करें, सो दैट आप नवंबर दिसंबर में अच्छा रिवीजन कर सकें। अगर आप शॉर्ट नोट्स में बिलीव रखते हैं, हर किसी का बिलीव अलग अलग होता है, कोई फुल नोट से पढ़ना पसंद करता है, कोई शॉर्ट नोट से पढ़ना पसंद करता है। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं अपने फुल नोट से पढ़ना पसंद करता था, मैं शॉर्ट नोट्स में बिलीव ही नहीं करता था, मैं इवन अंडरलाइन तक नहीं करता था अपने पॉइंट्स को। मैं तो जानता था सारी चीजें अच्छी हैं जो मेरे नोट्स में है, वो है ही अच्छी भाई। मैं नोट्स ही पहले ऐसा बनाऊं कि जो काम ही वो चीज लिखी हो जो मेरे काम आने वाली। रट्टा खत्म। ड्यूरिंग एग्जाम डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस वेयर यू फील डाउट। अब क्योंकि आईटी रूट के क्वेश्चन में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आपको डाउट फील हो रहे होंगे, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसमें। तो आपको अगर आईटी रूट की नहीं, मैं हर कोर्स पेपर की बात समझ लो, अगली साल भी देने, अगली टू नेक्स्ट भी आप देने वाले हैं, तो उस टाइम पर ही बात करें तो आपको जहां फील हो रहा है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बचे या उसको बहुत केयरफुली अटेंड करें लास्ट में। नेक्स्ट है आपका क्रॉस वेरीफाई योर कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशन कर लिए किसी क्वेश्चन में, आपको लग रही कैलकुलेशन ज्यादा हो, उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें लास्ट में एक बार, क्योंकि एक्यूरेसी इज द मेन मतलब फंडा है गेट एग्जाम में सफल होने का। तो ये जो सेशन था इसमें मैंने ये आपके लिए बात की जिसका कंक्लूजन ये निकला। तो कंक्लूजन अब और बता दें तो आईआईटी रुड़की का जो पेपर है वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर है आपका। सबसे पहली बात, ईडीसी एनालॉग का वेटेज बहुत अच्छा है आपके लिए। आप क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपका, वही है जो सिलेबस में आपने पढ़ा है, उन्हीं क्वेश्चंस को, फंडामेंटल्स को वो अलग तरीके से पूछ लेते हैं, बिल्कुल रहता वही है। जैसे कि बीजेटी क्वेश्चन देखा 2017 का, वही पल्स बना के दे दी कट ऑफ सैचुरेशन के लिए, तो अल्फा की वैल्यू मिनिमम पूछ ली उन्होंने। और उसमें था क्या, सैचुरेशन में मान लो बीजेटी को, सैचुरेशन में मान के आईसी निकाल लो, आई सैचुरेशन अपॉन बीटा निकाल लो आप, ठीक है। आई बी मिनिमम आ गया, आई बी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आई बी मिनिमम ये आ गया, आई बी शुड बी ग्रेटर देन आई बी मिनिमम होना चाहिए। आई बी की एक्चुअल वैल्यू देख लो, आईबी की एक्चुअल वैल्यू आईबी मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए, आई से बीटा से, वहां से कंडीशन लगा के आंसर निकाल दिया, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये देखने को मिल रही है कि बच्चे की एक एबिलिटी देखी जा रही है कि वो जो सीख के आया उसको अप्लाई कितना कर पा रहा है, तो अच्छा टेस्टिंग हो जाता है आपका। तो दिस इज ऑल अबाउट द आईटी रुड़की, और जिसमें मैंने ईडीसी एनालॉग के बारे में आपको बात किया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको हेल्प भी किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर जरूर करें, सो दैट मुझे ये लगे बिल्कुल कि हाँ ऐसे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हो और ऐसे वीडियोस की आपको रिक्वायरमेंट है जो आपका मार्गदर्शन कर सके, सो दैट हमें वो फ्यूल हो, हमको फ्यूल मिले, एनर्जी मिले कि हाँ भैया ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए। क्लियर है बात। और बाकी और सब्जेक्ट के लिए भी हमारे रिस्पेक्टिव टीचर से मैं पर्सनली बोलूंगा, अगर आप लोग इस वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट के लिए भी, तो अदर सब्जेक्ट की भी आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी बता दी जाएगी कि उसमें कैसा होने वाला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।